ठीक है, तो ऑप्टिक्स क्या है? तो ऑप्टिक्स का लिटरली मीनिंग ये है टू सी, या फिर आप बोल सकते हो कि ऑप्टिक्स इज समथिंग रिलेटेड टू लाइट. So in physics, optics is the branch where this optics is the branch of physics where we study phenomena related to light. तो हम लोग लाइट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं, आप समझ सकते हो. ऑप्टिक्स में हम लोग लाइट से रिलेटेड सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन इसको पढ़ने के दो तरीके हैं. एक तरीका है रे ऑप्टिक्स, which is much more easier than what is actual light behavior. ठीक है, so this is a kind of approximation. ये एक approximation से बनता है पूरा theory. और वो approximation क्या है? वो approximation है light travels in straight line. ये थोड़ा सा अजीब लग सकता है, या शायद से मैंने आपको 11th में बताया था इस फैक्ट के बारे में, कि हमें क्या लगता है, हमने अब तक स्कूल से आज तक क्या पढ़ा है, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. और अगर कोई चीज स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है तो हम लोग उसको ज्योमेट्रिक रे से दिखा सकते हैं. दैट्स व्हाई दिस ब्रांच इज कॉल्ड रे ऑप्टिक्स, और इट इज आल्सो कॉल्ड ज्योमेट्रिक ऑप्टिक्स. ठीक है, तो पहले यही ब्रांच था, लेकिन लेटर ऑन समझ में आया कि ये जो है ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई कुछ और है. तो एक और ब्रांच बन गया लाइट का, ऑप्टिक्स का, विच इज कॉल्ड वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, ये रिसेंट ब्रांच है. रिसेंट मतलब लास्ट 200-300 साल पुराना, और ये बहुत ज्यादा पुराना ब्रांच है लाइट का. तो पता ये चला वेव ऑप्टिक्स में कि लाइट जो है, लाइट इज अ काइंड ऑफ वेव. वेव अगर हम कभी भी सोचते हैं तो हमारे दिमाग में ये वाला पिक्चर आता है, इसलिए मैंने ये पिक्चर बनाया यहाँ पर. सो लाइट का बिहेवियर वेव जैसा है, ये हम लोग कंसीडर करेंगे इस लेसन में. और फिर क्या क्या फिनोमेना लाइट के दिखने मिलते हैं, ये हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं. ठीक है, सो व्हाट आर फिनोमेना रिलेटेड टू लाइट, वो भी हम लोग एक बार याद करेंगे, जो हमने स्कूल में पढ़े हैं और जो अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्स्ट्रा फिनोमेना. ठीक है, ये ओवरव्यू क्लियर है आपको? अच्छा, यहाँ पर मैंने क्या बताया, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. ये आपने कब पहली बार सुना था? ये पहली बार कब सुना है आपने, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? ये शायद से आपको 5th 6th या 7th स्टैंडर्ड में, आई थिंक 7th या 6th में आपको पढ़ाया होगा, 6th और 7th क्लास में पढ़ाया होगा. यस और नो? अच्छा, मुझे ये प्रूफ करना है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. हाउ कैन आई प्रूव इट? क्या एक्सपेरिमेंट करके हम इसको प्रूफ कर सकते हैं? ये आपको प्रूफ भी करके दिखा होगा आपके टीचर ने, स्कूल टीचर ने. यस और नो? आवाज आ रही है क्या बच्चों मेरी? हाउ विल यू प्रूव दिस, लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन? कैसे प्रूफ करें? सर ते कॅन्डल आणि आयपीसच्या मध्ये कार्डबोर्डचं हे ठेवून ते वाला एक्सपेरिमेंट केलं होतं. Yes, you are right. So you can do an experiment where you can place a candle. तर त्याच्या समोर काय ठेवायचं आहे, कॅन्डल ठेवली, कॅन्डलच्या समोर you have to place cardboards with small hole. ठीक है, जब वो होल मैच हो जाएंगे स्ट्रेट लाइन में in front of the flame of candle, you will be able to see that flame of the candle. या फिर आप वो लाइट देख पाओगे. इसका मतलब वो लाइट स्ट्रेट लाइन में जा रहा है तभी वो देख पा रहे हो. जब आप उसको शिफ्ट कर दोगे किसी भी एक कार्डबोर्ड को, then you will not be able to see the light coming from that candle flame. तो इसका मतलब क्या है, सिंपल इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन. बट लेटर ऑन व्हाट वी फाउंड, physicists found that this is an approximate condition. This is an approximate condition. ऐसा क्यों होता है ये समझने के लिए, अप्रोक्सीमेशन क्यों, ये समझने के लिए ये पूरा लेसन समझना जरूरी. ये लेसन समझ में आ जाएगा जब आपको, तब आपको इस क्वेश्चन का मैं आंसर दे पाऊंगा कि व्हाई दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन. ठीक है, तो शुरू करते हैं इस टॉपिक से, वेव ऑप्टिक्स, जो अपना मेन टॉपिक है आज का. ठीक है, आई थिंक लेसन नंबर कितना देखा जरा टेक्स्ट बुक में, कौन सा लेसन नंबर है इसका? 7. 7. दिस इज लेसन नंबर 7. ठीक है, इंटरेस्टिंग लेसन है. बहुत सारे ऐसी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस लेसन में जो आपने शायद से अपने लाइफ में कभी नहीं देखी, है ना.
हम लोग एक ऐसा भी इफेक्ट देखने वाले हैं जहां पर लाइट कैंसल्स लाइट, ये देखने वाला है, बहुत इंटरेस्टिंग चीज है ना, कि लाइट का एक रे लाइट के दूसरे रे को कैंसिल कर देगा और अंधेरा हो जाएगा, है ना। क्वाइट इंटरेस्टिंग। सोचो आपने एक ट्यूबलाइट ऑन किया, रूम में पूरा ब्राइट हो गया, पूरा रूम लीट हो गया, और फिर आपने दूसरा ट्यूबलाइट ऑन किया और पूरे रूम में अंधेरा हो गया। ऐसा करने हुआ है लाइफ में? हुआ है क्या ऐसा? नहीं ना। लेकिन हम ऐसा एक एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं जिसमें आपको ये फील आएगा, इस टाइप का फील आएगा। ठीक। तो अभी थियरी क्या है वहां से शुरू करते हैं। तो इट वाज अ लॉन्ग स्टोरी, लंबा स्टोरी है। तो शुरुआत ये हुआ एंशियंट टाइम, मेरे ख्याल से कुछ अराउंड न्यूटन टाइम और उससे भी पहले, मतलब अराउंड 15-16 सेंचुरी गैलीलियो ने पहली बार टेलीस्कोप बनाया था, और उससे पहले भी लाइट का डिस्कशन होता था, है ना, साइंटिस्ट लोगों के कम्युनिटी में। व्हाट इज लाइट वाज अ बिग क्वेश्चन। व्हाट इज लाइट, है ना। इसके वजह से हमें दिखता है, लाइट अगर होगी तो ही हम लोग चीजें देख सकते हैं। तो ये बहुत पहले से पता था कि हाँ लाइट है, इसलिए दिख रहा है, डे टाइम में दिखता है, रात में नहीं दिखता है। उस टाइम पे लैंप्स भी नहीं थे, है ना। बाजीराव मस्तानी के टाइम की बात कर रहे हैं, उस टाइम पे लैंप नहीं थे, तो वो फायर पीस जला देते, है ना। तो देयर वाज नो ट्यूबलाइट और बल्ब, उस टाइप का कुछ नहीं। तो उस टाइम पे क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज लाइट। डे टाइम में हमें दिखता है चीजें, रात में नहीं दिखता है। सो दिस इज समथिंग व्हिच हेल्प्स अस टू सी, है ना। इट हेल्प्स अस टू सी थिंग्स अराउंड अस। बट व्हाट इज इट, ये किस चीज से बना है, ये क्वेश्चन बहुत सालों तक चला। देन इन फिजिक्स वी हैव टू कैटेगरी, एक होता है मैटर, दूसरा होता है एनर्जी। ये बहुत सालों से चलता है। फिजिक्स या फिर हमारा जो यूनिवर्स है वो इन दो चीजों से बना है। एक तो मैटर से, मतलब जिस चीज को मास हो ऐसी चीज, और दूसरा जिसको मास नहीं है तो वो क्या है, वो एनर्जी है। ठीक है। हमारे आसपास जो भी चीजें हैं वो इन दोनों कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं इन जनरल। ठीक है। तो व्हाट इज फिजिसिस्ट थॉट, कुछ लोगों को लगता था कि लाइट इज अ काइंड ऑफ मैटर, कुछ लोगों को लगता था लाइट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी। तो सबसे पहला जो थियरी दिया था लाइट के बारे में, दैट वाज गिवन बाय न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। ठीक है। एंड एज यूजुअल न्यूटन ने सारा फिजिक्स पूरा पढ़ लिया था, हर ब्रांच में रिसर्च किया हुआ था। सो ही रोट अ बुक विद द नेम ऑफ ऑप्टिक्स, यही नाम का बुक था उनका। और उसमें लाइट से रिलेटेड बहुत सारे फेनोमेना बताए गए, लाइट से रिलेटेड बहुत सारे अलग अलग इफेक्ट को साइंटिफिकली एक्सप्लेन किया गया था। एंड वन सच इफेक्ट वाज व्हाट इज लाइट। ये पहले बताया, फिर इफेक्ट्स तो हम लोग पढ़ेंगे। बट ही गेव अ थियरी इन दैट बुक, एंड दैट थियरी इज न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर, नाम ऐसा गंदा है थियरी, है ना, लिखने में से बहुत डिफिकल्ट टाइप का नाम, लेकिन थियरी बहुत सिंपल है, क्योंकि न्यूटन का थियरी तो सिंपल ही होगा। सो व्हाट ही सेड इन हिज थियरी दैट light is stream of tiny particles। अब न्यूटन का टाइम मतलब कौन सा, जब इंडिया में शिवाजी महाराज होते थे उस टाइम की बात है, तब वहां पर न्यूटन थे। तो अराउंड 15th-16th सेंचुरी की बात है, बहुत पुरानी बात, 400-500 साल आज से पहले। तो लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड, उन्होंने न्यूटन ने इन टाइनी पार्टिकल्स को नाम दिया कॉर्पुस्कल्स। ठीक है। कुछ लोग इसको कॉर्पुसल्स बोलते हैं, सो प्रोनाउंसिएशन आप डिसाइड कर लो क्या करना है। सो लाइट इज अ स्ट्रीम ऑफ टाइनी पार्टिकल्स कॉल्ड कॉर्पुसल्स, एंड एंड दे मूव, दे मूव मतलब कौन, वो पार्टिकल जो है लाइट के, विथ विथ वेरी हाई स्पीड्स। उस टाइम पे ये बता देना भी बहुत बड़ी बात थी, ये बता देना भी बहुत बड़ी बात थी कि लाइट जो है वो पार्टिकल्स का स्ट्रीम है, और वो जो स्ट्रीम है वो उसके जो पार्टिकल्स थे आर मूविंग एट वेरी हाई स्पीड, मतलब लाइट का स्पीड उस टाइम पे मेजर नहीं किया गया था, एंड स्टिल इट इज वेरी हाई, ये बताया था। दिस इज अ ग्रेट स्टेटमेंट यू कैन से। देन व्हाट ही सेड, पार्टिकल्स ऐसे छोटे छोटे,
मतलब आप सोच सकते हो कि इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ लाइट सोर्स, उस टाइम पे ट्यूबलाइट्स नहीं थे, बल्ब नहीं थे, सो लेट अस इमेजिन अ कैंडल, कैंडल सोर्स इमेजिन करो, क्योंकि कैंडल्स थे उस टाइम पे, कैंडल्स बहुत लंबे समय से है, तो ये कैंडल है। तो कैंडल से क्या होता है, लाइट एमिट हो रहा है इस तरह से। तो ये लाइट क्या है, इट इज स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स, ऐसा बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स हर डायरेक्शन में ऐसे निकल रहे हैं विथ वेरी हाई स्पीड्स, ठीक है। these are extremely small particles and that's why they are called corpuscles, ये नाम है पार्टिकल्स का दिया है, and they move in all possible direction with very high speeds. So this was the first point given by Newton. ठीक है, उसके बाद ये हो गया तो फर्स्ट पॉइंट किया। Then what he said कि क्या करना, जो अलग अलग कलर्स है, कलर्स के बारे में न्यूटन ने बताया था। What he said, he did an experiment which is called Newton's ring, sorry Newton's disk। ये आपने शायद से स्कूल में भी सुना होगा, साइंस एग्जीबिशन में जनरली ये दिखाया जाता है न्यूटन्स डिस्क। तो एक्सपेरिमेंट क्या है कि created a disk which can rotate on something, है ना, some axis, and उस डिस्क पे उन्होंने 7 जो कलर्स होते हैं ना रेनबो के, उन 7 कलर्स को यहाँ पर डिस्क पे शेड कर दिया इस तरह से। सो डिफरेंट कलर्स वर शेडेड, जो रेनबो के 7 कलर्स हैं, एंड देन he rotated this disk at very high speed, बहुत तेजी से इसको घुमाया, and what he observed, और बाकी लोगों ने क्या ऑब्जर्व किया, the color looks white। तो हाई स्पीड में अगर हमारा कोई ये डिस्क घूमता है तो उसका कलर हमें व्हाइट नजर आता है। अगर वो 7 कलर का हमारा ये डिस्क है, जब वो बहुत तेजी से घूमेगा तो वो व्हाइट लगता है। तो इससे न्यूटन ने बताया कि जो हम तक व्हाइट लाइट आता है, सनलाइट, व्हाइट लाइट कमिंग फ्रॉम सन इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर्स। सोचो उस टाइम पे बता दिया कि व्हाइट लाइट जो है वो व्हाइट नहीं है, वो 7 कलर का कॉम्बिनेशन है ना। तो बहुत पुरानी बात है, 400-500 साल पहले से हमको पता था। रेनबो फॉर्मेशन भी उसी टाइम पे पता था, ठीक है। तो व्हाट ही सेड दैट डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट, लाइट का अलग अलग कलर है, तो उसका क्या रीजन है, इज ड्यू टू डिफरेंट साइजेस ऑफ corpuscles। ठीक है, तो वो जो लाइट के पार्टिकल्स हैं, कुछ छोटे हैं, कुछ बड़े हैं, कुछ और बड़े हैं, जिसके वजह से हमें अलग अलग कलर दिखते हैं, ठीक है। अगेन दिस थियरी वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन, ठीक है। उसके बाद एक्सपेरिमेंट से इनको वेरीफाई किया गया और फिर बाद में क्या हुआ हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे। ओके, ईयर कौन सा था, इट वाज द ईयर ऑफ 1636। ये कब हुआ था थियरी, 1636 तब ये थियरी बताया गया, है ना। सो इट वाज ईयर ऑफ 1636। और उससे पहले भी कुछ थियरीज थे, डिस्कार्टिस जो है, डिकार्टिस बोलते हैं उसको। सो ही आल्सो प्रपोज पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट एंड न्यूटन, अच्छा न्यूटन ने उनके बाद 1642 से 1726 के बीच में, अच्छा दिस वाज 1642 टू 1726 उनका लाइफ स्पैन है, उसके बीच में उन्होंने ये थियरी कभी तो दिया था अराउंड हिज एज ऑफ 18 और 19, तब ये सारी थियरी दी गई, ठीक है। चलो तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गए 2 पॉइंट्स लिखते चलो मेरे साथ। न्यूटन की थ्योरी का हेडिंग देता हूँ, न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी। फर्स्ट पॉइंट इज light is stream of tiny particles called corpuscles and they move with very high speed, in same direction। ओके, ये लिखना चाहिए था बट ठीक है, बाद में लिख दें। कॉर्पस्कल्स के बारे में और क्या बताएं,
corpuscles are elastic, rigid and weightless. इतने हल्के कि वेटलेस है ऑलमोस्ट. इलास्टिक है मतलब वो जब बाउंस करेंगे किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर से तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज नहीं करेंगे. रिजिड मतलब वो जब भी एक दूसरे से किसी ऑब्जेक्ट पर जाके टकराएंगे तो उनका शेप चेंज नहीं होगा. ठीक है. सो दिस इज मीनिंग ऑफ इलास्टिक, रिजिड एंड weightless. So what he said, Newton said that the light emits these corpuscles and these corpuscles are elastic, rigid and weightless. And he explained that reflection of light और बहुत सारे phenomena उन्होंने इस theory से बताया. ठीक है. I think इतने ही points हैं. और भी कुछ points है मेरे को याद तो नहीं आ रहा. और भी कुछ corpuscles travel, यही point मैं अलग से लिख के देगा. Corpuscles travel with very high speed which is different in different transparent media. ठीक है. तो ये जो स्पीड था वो अलग था अलग अलग मीडियम के अंदर. एंड द लास्ट पॉइंट फ्रॉम हिज थ्योरी वाज लाइट और corpuscles travel at faster in denser medium than in rarer medium. तो डेंसर मीडियम में ये corpuscles ज्यादा तेजी से ट्रैवल करते हैं ऐसा बताया. ठीक है. यूगेन न्यूटन की थ्योरी का स्टोरी कि ये पॉइंट्स बताए थ्योरी. एंड सिंस ही गेव अ थ्योरी तो उसको प्रूव करने के लिए या उसके पॉइंट्स को वैलिड कराने के लिए you can perform large number of experiments and from different kinds of experiment he explained this different points. ठीक है. तो ऐसे ही लिख के दे दिया उसके बाद इसके एक्सपेरिमेंट्स किए हैं then he explained these points also. तो इस थ्योरी के कुछ ड्रॉबैक्स निकल के आए ओवर द टाइम. अच्छा पहले तो क्या क्या एक्सप्लेन किया. He explained reflection and refraction of light. Light का reflection, refraction ये दोनों चीजें Newton was able to successfully explain these two phenomena, reflection of light and refraction of light. दोनों चीजों को अच्छे से explain कर दिया. ठीक है. और भी कुछ phenomena explain किए थे यहाँ पर मेरे हिसाब से इतना ही दिया है अपने बुक में. ठीक है. So what are drawbacks? You get success. पहला ड्रॉबैक ये है यहाँ पर दिख रहा है आपको. Light travels faster in denser medium. Experiments show that light travels faster in vacuum or in rarer medium and not in denser. ये पहला ड्रॉबैक. According to Newton's theory, light will travel faster in denser medium. ऐसा क्यों? क्योंकि जो साउंड है साउंड भी डेंसर मीडियम में ज्यादा तेजी से जाता है. रेयर मीडियम में वो धीरे धीरे जाता है ना. सो व्हाट ही थॉट कि अरे ऐसा ही लाइट के साथ भी होता होगा.
तो लाइट ट्रेवल्स फास्टर इन रेयर मीडियम, तो ये उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन में लिखा कि डेंसर मीडियम में वो फास्ट चलता है, जबकि करेक्ट बात क्या है, तो रेयर मीडियम में फास्ट होता है और डेंसर में स्लो होता है. एंड द fact is c, which is 3 into 10 raised to 8 10 raised to 8 meter per second, is the speed of light in vacuum, and it is maximum speed. It is maximum possible speed in this universe. इससे फास्ट कुछ नहीं जा सकता. ठीक है, तो ऑब्वियस बात है, अगर ये सबसे ज्यादा स्पीड है तो मीडियम में इससे कम ही स्पीड होना है लाइट का. तो दिस वाज द फर्स्ट ड्रॉबैक. फिर बहुत सारे धीरे धीरे ओवर द टाइम आफ्टर 300-400 years ऑफ हिज थियरी बहुत सारे ड्रॉबैक्स निकल के आए फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस. तो उसमें से एक था, it could not explain phenomena like polarization को एक्सप्लेन नहीं कर पाए. देन इंटरफेरेंस, ये क्या है हम लोग पढ़ने वाले हैं. डिफ्रैक्शन एंड सो ऑन. ऐसे बहुत सारे ऐसे फेनोमेना थे जो ये थियरी बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी उस टाइम पे. ठीक है, मतलब अराउंड उनकी थियरी के बाद की बात है. ठीक है, एंड सिंस न्यूटन वाज न्यूटन, तो ही वाज क्या बोल सकते हैं, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन के वो हेड थे उस टाइम पे. तो उन्होंने कोई थियरी दे दिया तो जनरली इट वाज इजीली एक्सेप्टेड बाय एवरीवन. एंड ऑब्वियस बात है, थियरी के साथ वो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी देते थे. दिस थियरी वाज पॉपुलर फॉर सो मेनी इयर्स, बट लेटर ऑन अलग अलग ऑब्जर्वेशंस हुए, अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, व्हिच वेर it was not possible to explain those experiment based on this theory. तो एक समय था उसके बाद अराउंड 1629 to 1695, so after न्यूटन, या फिर उसी टाइम पे, उसी कंटेम्पररी टाइम पे. So what he found, there was a scientist called Christian Huygens. What he found कि भाई न्यूटन की थियरी में ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है. So he proposed his own different theory, completely different from this. इस थियरी के हिसाब से लाइट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स की है. मतलब ये मैटर, लाइट क्या है, मैटर. क्योंकि हमारा यूनिवर्स दो कैटेगरी में, मैटर और एनर्जी. तो न्यूटन की थियरी के हिसाब से लाइट इज इन दिस कैटेगरी, मैटर कैटेगरी में आ जाएगा. मैटर कैटेगरी में आ जाएगा तो मास भी होगा. ठीक है, यहाँ पर भले ही वेटलेस बोला लेकिन मास तो होगा, मैटर है ना. कम मास होगा बहुत, लेकिन होगा. ठीक है, तो इसके बिल्कुल अपोजिट टाइप का थियरी दिया किसने, हाइजेंस ने. तो उसका थियरी पढ़ते हैं अभी, और पूरा जो लेसन है वो हाइजेंस थियरी पर बेस्ड है. ठीक है, क्योंकि उसका थियरी जो था दैट वाज वेव थियरी ऑफ लाइट, और उससे पूरा नया ब्रांच फिजिक्स का डेवलप हुआ व्हिच इज वेव ऑप्टिक्स. ठीक है, तो लेट अस स्टार्ट विद द मेन टॉपिक. ये हो गया सभी का लिख के, ये लिखना बाकी है, काम करो लिख लो, फिर नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं.
हाँ बच्चों, हो गया क्या? लिखे हो जाए तो बता देना बेटा। हो गया सर। ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे मेन जो थियरी है, विच इज वेव थियरी ऑफ लाइट, और वहां से अपना लेसन स्टार्ट हो रहा है। ये तो थोड़ा सा हिस्ट्री था, इस तरह का डेवलपमेंट हुआ। एंड लेट मी टेल यू, आफ्टर so many years of these theories, अभी recent 19th 20th century की बात है, Einstein also proposed from his theory that light is made up of particles, and बस नाम बदल दिया, corpuscles की जगह उन्होंने बोला लाइट के पार्टिकल्स को photons। ये नाम आपने सुना होगा कई जगह पे, photons Yes. are the light particles, है ना। तो अभी की लेटेस्ट थ्योरी के हिसाब से लाइट जो है वो क्या है फिर, फोटॉन्स है या पार्टिकल्स? ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर हम लोग इस 12th के सिलेबस खत्म होने पे ढूंढेंगे, तब तक आपको उसका आंसर नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो एग्जैक्ट है क्या, लाइट पार्टिकल है या वेव है, मैटर है या एनर्जी है? तो देखते हैं लाइट क्या है, एग्जैक्ट क्या है। चलो, तो अभी हम लोग थ्योरी की शुरुआत करते हैं, एंड इट वाज क्रिश्चियन हाइगन्स। He gave his theory which is called wave theory of light। अच्छा, लेसन में बहुत ज्यादा डेरिवेशंस नहीं है, गिने चुने एनालिटिकल डेरिवेशंस है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा टफ टाइप का लेसन नहीं है, लेसन बहुत आसान है समझने के लिए, और कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी है जो इंटरेस्टिंग है, आपको बिल्कुल लाइफ में कभी नहीं देखे होंगे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करने वाले हैं। एंड द एक्सपेरिमेंट्स आर सो सिंपल टू परफॉर्म। ठीक है, उस टाइम पे सिंपल नहीं थे क्योंकि उस टाइम पे टेक्नोलॉजी उतना डेवलप नहीं था, लेजर्स वेर नॉट प्रेजेंट एट दैट टाइम, और लेजर्स नहीं थे तो ये एक्सपेरिमेंट्स टफ होते थे। बट आज के टाइम में वी हैव लेजर्स विद अस, सो दीस एक्सपेरिमेंट्स आर वेरी इजी टू परफॉर्म। ठीक है, हम लोग करेंगे भी, क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, यू विल एंजॉय दोस एक्सपेरिमेंट्स आल्सो। तो थ्योरी क्या, पहले थ्योरी तो पढ़े, है ना। सो since Huygens was knowing that there are difficulties with Newton's theory,
कुछ फेनोमेना एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, लेकिन कुछ फेनोमेना उस थियरी से एक्सप्लेन नहीं हो पा रहे हैं। एंड हाइडन बिलीव कि भाई लाइट जो है वो मैटर नहीं है। लाइट क्या है? इट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी। सो लाइट इज वेव। उन्होंने बताया कि लाइट इज अ काइंड ऑफ वेव। ठीक है, उस टाइम पे कौन से वेव्स नोन थे? जो दो टाइप की वेव्स उस टाइम पे पता थे उनको। एक था ट्रांसवर्स वेव और दूसरा था लॉन्जिट्यूडनल वेव। ठीक है, इसमें एग्जांपल्स उस टाइम पे उनको कौन से पता थे? तो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग्स के अंदर, वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग्स के अंदर ट्रांसवर्स वेव होता है। लॉन्जिट्यूडनल वेव का एग्जांपल था लाइट, सॉरी साउंड। साउंड वाज एन एग्जांपल ऑफ लॉन्जिट्यूडनल वेव। और उस टाइम का जो थियरी है या जो भी नॉलेज था उसके हिसाब से ऑल दीज वेव्स, ऑल वेव्स, ये उस टाइम का बता रहा हूँ मैं, आज की बात नहीं बता रहा हूँ। उस समय पे जब ये थियरीज बताई गई तो उस टाइम पे व्हाट वाज द बिलीफ ऑफ ऑल द फिजिसिस्ट दैट ऑल वेव्स रिक्वायर अ मटेरियल मीडियम। व्हाई दिस वाज द बिलीफ? बिकॉज जितने भी वेव्स नोन थे, ये हो गया, फिर सिस्मिक वेव है या जो भी वेव्स उस टाइम पे पता थे उनको, सो ये सारे वेव्स जो है दे ऑल रिक्वायर मीडियम। ठीक है, आपने वो एक्सपेरिमेंट भी सुना होगा कि आपको कराया है या नहीं, आई डोंट नो। अगर आप ग्लास का जार ले लो, एयर टाइट जार, और उसमें से वैक्यूम से एयर निकाल लो, तो ग्लास के अंदर अगर वैक्यूम है और अगर आप उसके अंदर एक बेल लगा दो, तो इनिशियली जब उसके अंदर हवा है तो आप उस बेल का साउंड सुन सकते हो। और जब आप उसको पंप से हवा निकाल दोगे, वैक्यूम पंप से हवा निकाल दोगे इसके अंदर से, you will not be able to listen the sound of this bell, ringing bell। तो क्या समझ में आ रहा है कि साउंड इससे बन तो रहा है लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा, मतलब साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम। ये एक्सपेरिमेंट बहुत पुराने हैं, उस टाइम के एक्सपेरिमेंट है जो बताते हैं कि साउंड कैन नॉट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम एंड इन जनरल नो वेव कैन ट्रैवल थ्रू वैक्यूम, है ना। मतलब उस टाइम पे जो नोन फेनोमेना ये क्या था कि सब चीजें जो है, सब तरह की वेव जो है वो मीडियम से जाती है। ठीक है, एंड दिस वाज द बिलीफ कि सारी वेव्स को क्या लगता है? मीडियम लगता है। फैक्ट क्या है? फैक्ट, आज का फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है कि ओनली मैकेनिकल वेव्स रिक्वायर मटेरियल मीडियम। ये उस टाइम पे नहीं पता था, ये आज का फैक्ट बता रहा हूँ। ठीक है, और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है, which is one of the you can say light is one of the electromagnetic waves। so EM waves जो होती है, these require no medium at all। मीडियम की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इन वेव्स को, तो ये एक खास बात है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। so at that time what he said, the light is a wave। ये हो गया पहला पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट वाज लाइट इज वेव, पार्टिकल नहीं है, वेव है। कौन सी टाइप की वेव है? तो इज अ लॉन्जिट्यूडनल वेव। ये मैं अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये उनका थियरी है, सच्चाई ये नहीं है। लाइट इज अ ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट जो है वो क्या है? लाइट इज ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, टीएम बोलते हैं हम इसको, ट्रांसवर्स टीएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। बट इनकी थियरी के हिसाब से इट वाज लॉन्जिट्यूडनल वेव, नंबर 1। नंबर 2, डिफरेंट कलर are due to different wavelengths। और ये पॉइंट बिल्कुल सही है, हर कलर का अपना एक वेवलेंथ होता है ना। सो डिफरेंट कलर इज ड्यू टू डिफरेंट वेवलेंथ। जब लाइट हमारी रेटिना पे पड़ता है तो वी कैन सेंस दैट लाइट, वी कैन सी ऑब्जेक्ट्स। तो वो तो पॉइंट मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ, सो दैट इज ऑब्वियस थिंग। उसके बाद थर्ड पॉइंट फ्रॉम हिज थियरी, लाइट travels faster in rarer medium and slow
in denser medium. ठीक है, जो कि फैक्ट है, ये भी करेक्ट फैक्ट बताया, ये भी करेक्ट फैक्ट बताया। यहाँ पर एक गलती की, लॉन्जिट्यूड बताया, अदरवाइज वो ट्रांसवर्स बता दे तो ठीक था। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, एक और, सिंस एवरीवन वाज नोइंग कि अगर कोई वेव है तो उसको क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। सो ही प्रपोज्ड देयर एग्जिस्ट अ मीडियम कॉल्ड, उन्होंने नाम दिया उस मीडियम को ल्यूमिनिफेरस ईथर, ऐसा अजीब का नाम दिया, ईथर। There exists a medium called luminiferous ether everywhere, everywhere in the universe. ठीक है, तो यूनिवर्स में हर जगह एक मीडियम है which is called luminiferous ether through which light travels through this ether. Light travels through this ether. ईथर बच्चों ये केमिस्ट्री वाला ईथर नहीं है ना। ईथर इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड इन केमिस्ट्री, बट यहाँ पर ईथर का मतलब क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ मीडियम, और उस मीडियम को उन्होंने नाम दिया है ईथर, ल्यूमिनिफेरस ईथर। ल्यूमिनिफेरस इज रिलेटेड टू लाइट और ये ईथर। ठीक है, सो ऐसा मीडियम जो यूनिवर्स में हर जगह है, जबकि ऐसा कोई मीडियम मिला नहीं। सो देयर वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट परफॉर्म बाय माइकलसन एंड मोरले। माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट, ये दो फिजिसिस्ट थे जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स ऐसे किए जिससे ये मीडियम को ढूंढने की उन्होंने कोशिश की है, बिकॉज दे वर बिलीविंग कि भाई ऐसा मीडियम है ना। ये दोनों का बिलीव क्या था, माइकलसन मोरले का, कि हाइजेंस थियरी इज करेक्ट और यूनिवर्स में ऐसा मीडियम है जिसका नाम ल्यूमिनिफेरस ईथर है, वो हर जगह है, तो उसको ढूंढते हैं और उस मीडियम की प्रॉपर्टी स्टडी करते हैं, ऐसा उनका गोल था। एंड दे ट्राइड टू फाइंड दैट मीडियम यूजिंग लार्ज नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स। बहुत साल लगे उनको, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, बट दे फेल्ड इन ईच एक्सपेरिमेंट। फेल हुए मतलब क्या, दे वर अनेबल टू फाइंड, दे वर नॉट सक्सेसफुल टू फाइंड दिस मीडियम। ये मीडियम मिला ही नहीं उनको, जो चीज है ही नहीं तो वो मिलेगी कहाँ से ना, एक्सपेरिमेंट से। तो बहुत सालों की एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद दे कंक्लूडेड कि भाई ये मीडियम नहीं है, इसलिए हमें एक्सपेरिमेंट से नहीं मिलता है। एंड देयर एक्सपेरिमेंट जो उन्होंने उस टाइम पे डिवाइस किया था, उसी का जो एडवांस वर्जन है, बहुत ज्यादा एडवांस वर्जन, उसी एक्सपेरिमेंट सेटअप का, दैट इज लाइगो, जो आज के टाइम में हम लोग ग्रेविटेशनल वेव को ढूंढने के लिए यूज करते हैं। दो लाइगो ऑब्जर्वेटरी अब तक है दुनिया में, हमारे अर्थ पे, और तीसरी इंडिया में बन रही है, अभी बन रही है ना। तो क्वाइट इंटरेस्टिंग, इसके बारे में जरा गूगल कर पढ़ लेना क्या है लाइगो। सो इट इज सेम एक्सपेरिमेंटल सेटअप दैट वाज क्रिएटेड बाय माइकलसन मोरले, बस थोड़ा सा कई ज्यादा गुना उससे एक्यूरेट डिवाइस बनाया उन लोगों ने। बट दिस वाज परफॉर्म्ड एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी, और उस टाइम पे इतना जबरदस्त एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने बनाया, सेटअप बनाया। So that is a great thing, and this experiment was based on the phenomena of interference. तो ये इंटरफेरेंस क्या है, ये हम लोग इस लेसन में पढ़ने वाले हैं, तब आपको क्लियर होगा। एंड द डिवाइस दैट इज कॉल्ड इंटरफेरोमीटर। इंटरफेरोमीटर, माइकलसन मोरले इंटरफेरोमीटर बोलते हैं उस डिवाइस को। और हमारा जो लाइगो है वो भी इंटरफेरोमीटर ही है, एडवांस टाइप का थोड़ा सा, है ना, आज की टेक्नोलॉजी यूज हुआ है उसमें, ये पुराने टाइप का है, बट स्टिल इट इज वेरी एक्यूरेट। ठीक है, तो ये हो गया थियरी की बात कि हाइजेंस थियरी के ये पॉइंट्स, कुछ पॉइंट्स में गड़बड़ है, जैसे कि ये ईथर, ईथर मिला ही नहीं कभी, आज तक नहीं मिला और मिलेगा भी नहीं क्योंकि है नहीं वो। लॉन्जिट्यूडिनल वेव बताया जबकि वो ट्रांसवर्स वेव था। ठीक है, तो बाकी सारे पॉइंट्स तो उनके वैलिड थे थियरी के। सो दिस इज अबाउट हाइजेंस थियरी, और उनकी थियरी को अभी हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, जहां पर हम लोग देखेंगे कि ये थियरी में उन्होंने क्या क्या बताया। सो ही इंट्रोड्यूस्ड कंसेप्ट ऑफ अ वेव फ्रंट, वेव फ्रंट का कंसेप्ट दिया, जो कि बहुत ही जबरदस्त कंसेप्ट है ना। हम
लोग पढ़ने वाले इस वेव कंसेप्ट को। देन ये एक कंसेप्ट दिया उन्होंने, देन उन्होंने बताया वेव नॉर्मल, देन उन्होंने एक और कंसेप्ट दिया सेकेंडरी सोर्सेस। सो दीज आर न्यू कंसेप्ट्स और ये बहुत हेल्पफुल है, जो एक्सपेरिमेंट्स हम लोग करने वाले हैं उनको एक्सप्लेन करने के लिए दीज आर वेरी हेल्पफुल concepts. And what phenomena he was able to explain based on his theory, तो उनकी theory से उन्होंने पहला जो phenomena explain कर लिया, that was interference of light, and the second big phenomena which was not explained by Newton's theory was a diffraction of light. आपने ये नाम शायद से सुने होंगे, लेकिन ये होते क्या है ये हम लोग अभी परफॉर्म करके देखेंगे एक्सपेरिमेंट्स, अभी मतलब अपकमिंग क्लासेस में करेंगे, सेटअप करना पड़ता है उसका। तो अपकमिंग क्लासेस में हम लोग ये एक्सपेरिमेंट्स देखेंगे और इससे समझेंगे कि होता क्या है ना। कुछ मैं आपको एडिशनल वीडियोस भी दिखाऊंगा फ्रॉम यूट्यूब ओनली, ठीक है, जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है वो भी हम लोग देखने वाले। सो ऑल दीज एक्सपेरिमेंट्स विल शो यू दिस टू फिनोमेना। पहले हम लोग इंटरफेरेंस पढ़ेंगे और लेटर ऑन वी विल मूव टू द डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। ये हो गया स्टोरी की बात। अब एक्चुअली है क्या लाइट, है ना, थोड़ा सा उस पर भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो आफ्टर ऑल दिस डिस्कशन, ये 16th century 17th century की बात है, तो parallelly there was one more theory which was under development, and that theory was electromagnetic theory. Electromagnetic theory, जिसका डेवलपमेंट कर रहे थे मैक्सवेल, ठीक है। तो फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स, शायद से आपने 11th में गॉस लॉ वगैरह पढ़ा होगा, तो फ्रॉम डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, different laws of electricity and magnetism, this theory was under development by Maxwell, and what he found in his theory, उन्होंने कुछ 4 equations लिखे और बहुत बड़े books लिखे। So from his theory what he found that all electromagnetic waves, there should be a kind of electromagnetic wave। पहली बात उनकी थियरी से क्या निकल के आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बन सकता है, पहला। और वो वेव का जो स्पीड आया उनके थियरी से, दैट वाज 3 × 10⁸ ये थियरी से आया हुआ स्पीड है। एंड देन एक्सपेरिमेंट्स वर परफॉर्म्ड फॉर लाइट, एंड पीपल वर नोइंग कि लाइट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड। सो मैक्सवेल वाज सरप्राइज्ड कि अरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होना चाहिए, ऐसा मैंने बताया क्योंकि उनकी थियरी से निकल के आ रहा था, और उस वेव का स्पीड इतना होना चाहिए और लाइट का भी इतना ही स्पीड है। इट मींस ये कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। सो इट मींस लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहाँ से लाइट को कौन सी वेव बता दिया गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड दैट्स व्हाई दिस वेव थियरी बिकेम वेरी सॉलिड थियरी टू स्टडी लाइट, ठीक है। तो लाइट कौन सी वेव है, सो लाइट इज एन ईएम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसी दिखती है बच्चों, so it is made up of 2 fields, one is electric field and there is one more field, ये vertical plane में है, these are electric field vectors, ठीक है। और similarly there is magnetic field also, बनाना मुश्किल है, ठीक है। So this is also a field, in horizontal plane, ठीक है। ये कैसा है, this is magnetic field B in horizontal plane, ऐसे 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 वाइब्रेट कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है इन वर्टिकल प्लेन, ये ऐसे वाइब्रेट कर रहा है, और वेव कैसे जा रही है, वेव इस डायरेक्शन में आगे जा रही है। सो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दिस इज मैथमेटिकल पिक्चर, मैथमेटिकल इक्वेशन से ये पिक्चर बना है। ये हम लोग एक्सपेरिमेंटली पिक्चर नहीं बना सकते बिकॉज हम इसको देख नहीं सकते ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड।
So this is a mathematical picture of electromagnetic. So at the end of almost 20th century, everyone was so convinced that light is wave and it is electromagnetic wave. क्योंकि Maxwell's theory is the most successful theory in physics. ठीक है? And that's why सबसे successful theory ये है जो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म को completely explain करती है ना? And that's why what people thought कि चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लाइट क्या है, तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना? आपने स्कूल में पढ़ा होगा, आपको स्कूल में डेफिनेशन दिया होगा, लाइट इज अ काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट ट्रेवल्स एट दिस स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड इन वैक्यूम, है ना? ये आपको स्कूल में डेफिनेशन पढ़ाया होगा. सो दिस वाज द end of the debate at the end of around the 20th century until Einstein came with one more theory which is called photon theory of light. जहाँ पर आइंस्टाइन ने बोल दिया कि लाइट इज वंस अगेन मेड अप ऑफ पार्टिकल्स एंड दीज पार्टिकल्स आर कॉल्ड फोटॉन्स. तो यहाँ से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक एक्सप्लेनेशन दिया बेस्ड ऑन विच ही गॉट नोबेल प्राइज. तो वापस से यहाँ से प्रॉब्लम चालू हो गया. लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव था, सब दुनिया में खुशी चल रही थी, और आइंस्टाइन ने आके सबकी खुशी को बर्बाद कर दिया, बताया कि लाइट तो वेव है ही नहीं, लाइट तो पार्टिकल. एंड देन बहुत सारा डिबेट हुआ and at the end people accepted that light has dual nature. ठीक है, बट रियलिटी में ये ड्यूअल नेचर भी चैलेंजिंग बात है, ये इसमें भी थोड़ा सा गड़बड़ है, तो वो हम लोग एट द एंड ऑफ सिलेबस डिस्कस करेंगे. इसलिए मैंने बोला ना लाइट वेव है या पार्टिकल है या कुछ और है, ये हमें इस पूरे 12th के सिलेबस के खत्म होने के बाद ही पता चलेगा. ठीक है, तो तब हम उस सवाल को वापस से सोचेंगे. तो लाइट हैज ड्यूअल नेचर. ठीक है, तो ये हमारे आज के सेशन का एंडिंग पार्ट. ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उसमें हम लोग वेव थ्योरी को जो हाइजन ने दिया था, वेव फ्रंट क्या है, वेव नॉर्मल क्या है, ये सारी चीजें हम लोग ज्यादा डिटेल में पढ़ने वाले हैं. सो लाइट एज अ वेव हम लोग इसके आगे ज्यादा डेप्थ में जाएंगे. वेव फ्रंट क्या, प्राइमरी सोर्स क्या, सेकेंडरी सोर्स क्या. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम जो होता है वो शायद से आपको पता होगा. व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव? वन इज रेडियो वेव. ठीक है, कौन से वेव्स होते हैं? रेडियो वेव्स. उसके बाद याद करो तो जरा, माइक्रोवेव्स, है ना? माइक्रोवेव्स ओवन के अंदर यूज होता है. और इंफ्रारेड. इंफ्रारेड. उसके बाद विजिबल विजिबल लाइट. उसके बाद यूवी रेस, यूवी. उसके बाद एक्सरे, है ना? एक्सरे, गामा रेस, अल्ट्रावायलेट. हाँ, अल्ट्रावायलेट और गैमा रेस. खत्म हो गया क्या? और कॉस्मिक रेस. कॉस्मिक रेस को भी गैमा रेस बोलते हैं कभी. कॉस्मिक रेस को कभी कभी गैमा रेस बोलते हैं. अभी चल रहा है, अभी इस पे रिसर्च चल रहा है. सो ये दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. रेडियो वेव्स का बहुत बड़ा रेंज है. शॉर्ट लेंथ रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, मीटर वेव्स, किलोमीटर वेव्स, ऐसे अलग अलग टाइप के वेव्स होते हैं रेडियो वेव्स में. तो ये बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. माइक्रोवेव्स मतलब एक पर्टिकुलर रेंज की फ्रीक्वेंसी जिसको जनरली पुराने टाइम में टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में यूज करते थे. आज हम लोग माइक्रोवेव ओवंस में यूज करते हैं इसको. और कुछ जगह पे कम्युनिकेशन, मोबाइल कम्युनिकेशन में यूज करते हैं. कुछ फ्रीक्वेंसी इसके यहाँ पर यूज होते हैं. इंफ्रारेड का तो यूज आपको पता है, हीटिंग के लिए करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है. हमारा जो रिमोट कंट्रोल होता है टेलीविजन का, वो इंफ्रारेड से चलता है. विजिबल तो आपको पता ही है उसके सारे यूजेस. अल्ट्रावायलेट का यूज होता है प्यूरिफिकेशन के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, बैक्टीरिया वायरसेस किल करने के लिए, बहुत सारे और मेडिकल ट्रीटमेंट्स में यूज होता है. एक्सरे का मेडिकल ट्रीटमेंट में, गामा रेस का कैंसर ट्रीटमेंट में यूज होता है. तो ओवरऑल ये पूरा स्पेक्ट्रम हम लोग यूज कर रहे हैं, है ना, ह्यूमंस. ठीक है, तो यहाँ पर सेशन रोकते हैं. इस पे ऑलरेडी हमने 11th में एक लेसन पढ़ लिया है, तो हम इसको ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे. हम लोग वेव थ्योरी को डिटेल में पढ़ेंगे इस लेसन में. ठीक है, आपका होमवर्क आज का क्या है? तो पेज नंबर
टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है 158 से लेकर पेज नंबर 160 तक आपको पढ़ना है टेक्स्ट बुक से। तो आज का होमवर्क सिर्फ रीडिंग है, ये थ्योरी मैंने ऑलरेडी आपको लिखा दिया है दोनों, तो थ्योरी अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। रोकते हैं यहीं पे, जेई का बैच होगा 11 बजे, ठीक है। कनेक्टेड रहो, आपका अटेंडेंस ले रहा हूँ। चलो हो गया।